वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। दोस्तों, आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो उत्तराखंड का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। तो उत्तराखंड का ये करंट अफेयर उत्तराखंड की किसी भी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होगा। आप चाहे प्रवक्ता भर्ती परीक्षा यानी स्क्रीनिंग टेस्ट दे रहे हैं या आप दे रहे हैं उत्तराखंड PCS मेंस भी, या प्री या लोअर PCS जो अभी शीघ्र विज्ञापित होने वाला है, या सब इंस्पेक्टर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में आप उत्तराखंड की बैठ रहे हो तो उसके लिए आपका ये करंट अफेयर उपयोगी होगा। ये करंट अफेयर 1 सितंबर से लेकर 2024 से लेकर 7 सितंबर का यानी वीकली करंट अफेयर है और इसमें उत्तराखंड के ही प्रश्न शामिल किए गए हैं। अब इसमें ये जो करंट अफेयर बनाया गया है ये उत्तराखंड में जो उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाली दैनिक समाचार पत्र हैं उन्हीं से ही ये कलेक्ट किया गया। तो अब आप देखेंगे, सबसे पहले हमारा जो इस मंथ में एक जो महत्वपूर्ण घटना हुई है वो उत्तराखंड राज्य में हुई है कि यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति हैं वो जिनका नाम है जगदीप धनखड़ जी, ये देहरादून में विज़िट किए या देहरादून की यात्रा पर रहे हैं। जब भी कोई बड़ा पदाधिकारी या जैसे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उपराष्ट्रपति हो, वो राज्य की विज़िट पर आते हैं तो वो एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि किस दिन को वो आए थे तो और उनकी यात्रा क्या क्या रही। तो वे ध्यान रखिए, उपराष्ट्रपति जो आए थे वो 2 दिन की यात्रा पर देहरादून में आए थे और वो 31 अगस्त और 1 सितंबर 2024 तक ये यात्रा उनकी रही थी। और इस यात्रा के दौरान उन्होंने IIP यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम जो कि देहरादून में है, ये आप जानते ही हैं, RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, ये भी आप परिचित होंगे इससे। इसके अलावा एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, आयुर्वेदिक नहीं है, आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में, तो यहाँ पर उन्होंने विज़िट की थी। और इसमें जो मुख्य कार्यक्रम एक तरह से उनका था वो एम्स ऋषिकेश में था, तो उसके लिए ही हमने 2-4 पॉइंट इसमें डिस्कस किए हैं। एम्स ऋषिकेश की स्थापना जो हुई थी वो वर्ष 2012 से मानी जाती है, लेकिन इसका शिलान्यास 1 फरवरी 2004 को हुआ था। और उस समय जो शिलान्यास किया था, जो उस समय की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थी सुषमा स्वराज, उनके द्वारा ये किया गया था। जब जो ये 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और उन्होंने 6 ऐसे एम्स बनाने की घोषणा की थी। पहले सिर्फ एम्स दिल्ली में ही होता था, फिर इन्होंने घोषणा की कि 6 देश के विभिन्न स्थानों पर एम्स स्थापित या एम्स जैसे संस्थान स्थापित किए जाएंगे। तो उसी क्रम में ऋषिकेश में 2004 में एम्स ऋषिकेश का शिलान्यास हुआ था। और ये शिलान्यास किसने किया था? तत्कालीन जो स्वास्थ्य मंत्री थी सुषमा स्वराज जी ने किया था। अब ये दुनिया में नहीं है। और अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि एम्स ऋषिकेश का एक सैटेलाइट सेंटर बनाया गया है या बनाया जा रहा है, ये किच्छा में बनाया जा रहा है और 218 बेड का ये सैटेलाइट सेंटर है। अब इसके बाद अगर देखेंगे तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार देश के 50 शिक्षा जो चिकित्सा संस्थान हैं उनमें से एम्स की रैंकिंग 14वीं है। तो ये लगातार इसकी रैंकिंग सुधर रही। तो ये प्रश्न आपका राष्ट्रपति महोदय जो आए थे उत्तराखंड में 2 दिन की यात्रा पर 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 2024 में देहरादून में 3 स्थानों पर ये गए थे, IIP, RIMC और एम्स में। तो एम्स के ऊपर भी मैंने क्वेश्चन आपको कुछ बता दिए। अगला प्रश्न इसी तरह से आता है, चूँकि ये हमारा इस मंथ में हिमालय दिवस मनाया जाता है और ये हिमालय दिवस मनाया जाता है 9 सितंबर को। अभी 9 सितंबर आनी है तो तब मनाया जाएगा, तब भी आपको एक इसके बारे में बता दिया जाएगा। बाकी एक बात कई बार रहता है कि कौन-सा बनाया गया, इस वर्ष कौन सा हिमालय दिवस मनाया गया। तो 2024 में 15वां
हिमालय दिवस मनाया जा रहा है। अब इस हिमालय दिवस के प्रणेता कौन हैं? तो हिमालय दिवस के प्रणेता हैं डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। ये पर्यावरणविद भी है, वनस्पति शास्त्री भी हैं, और इन्होंने एक एनजीओ बना रखी है जिसका नाम है हेस्को, और ये हेस्को संस्थापक भी हैं। इन्हें पद्म भूषण भी मिल चुकी है। तो इन्होंने ही, अगर आपने पढ़ा होगा, इन्होंने ही जीडीपी की तर्ज पर, जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है जीडीपी, और इसकी तर्ज पर ही इन्होंने एनवायरनमेंट यानी जीईपी, ग्रोस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट का कंसेप्ट दिया था। अगर आपसे एक क्वेश्चन आता है कि जीईपी का कंसेप्ट किसने दिया था, तो जीईपी का कंसेप्ट दिया था डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी ने। तो ये हेस्को के संस्थापक भी हैं, हिमालय दिवस के प्रणेता भी हैं। हिमालय दिवस मनाया जाता है 9 सितंबर को, और ये इस बार 15वां हिमालय दिवस मनाया जा रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कुमाऊं विश्वविद्यालय और हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के बीच रीसाइक्लिंग के लिए, यानी वेस्ट रीसाइक्लिंग के लिए समझौता हुआ है। तो हालांकि ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि किसी एग्ज़ाम में आ जाए। अगर बड़ा स्टेट जैसे यूपी में ऐसे हों तो ऐसा एग्ज़ाम नहीं आए, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि छोटा राज्य है और छोटे राज्य में उत्तराखंड पर ही प्रश्न बनने होते हैं, तो इसीलिए छोटे छोटे प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट हो जाते। तो यहाँ पर कुमाऊं यूनिवर्सिटी और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बीच में प्लास्टिक रीसाइक्लिंग पर एक समझौता हुआ है, और दोनों विश्वविद्यालयों के कुलपति भी आपके सामने लिखे हुए हैं, प्रोफेसर दीवान सिंह रावत और प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा, ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, ये भी आपने सुना होगा, ओम पर्वत। पहले तो ये ओम पर्वत का जब भी होगा तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा किस जनपद में है या कहाँ पर लोकेटेड है। तो ओम पर्वत आप जानते हैं पिथौरागढ़ में धाराचूला में व्यास घाटी में स्थित एक पर्वत है, और यहाँ इस तरह से इस पर्वत की संरचना है कि जब बर्फ़ जमती है तो इसे जो ओम है, हिंदू धर्म के लिए पवित्र शब्द, ये माना जाता है कि सबसे पहले जब पृथ्वी बनी तो ओम आपका जो है पहला शब्द था। तो इस तरह से निशब्दता को भंग करने के लिए, जो चारों तरफ सन्नाटा था सृष्टि के बनने के बाद, तो उसके बाद ओम शब्द का उच्चारण सबसे पहले हुआ, ऐसा माना जाता है, कुछ किताबों में ऐसा लिखा है। तो ये ओम इसीलिए हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। तो ओम के जो एक प्राकृतिक रूप से इस पर बनता था बर्फ़ जमने के बाद, वो अब गायब हो गया और बर्फ़ नहीं बन पा रही है। हालांकि 2-3 दिन बाद ये खबर आई कि बर्फ़ फिर से बन गई है और ओम जो है फिर से दिखाई देने लग पड़ा है। तो ऐसा लेकिन मानते हैं कि ये गायब क्यों हो गया था, क्योंकि वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो हमारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है, और इसके साथ में ही आप जानते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क जो आपका हिमालयी क्षेत्र यानी उत्तराखंड या हिमाचल या जम्मू कश्मीर में हो रहा है, सड़कें बन रहे हैं, हाईवेज़ बन रहे हैं, तो इस कारण से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और इस कारण से ही ओम जो प्राकृतिक रूप से बनता था ये लुप्त हो चुका। तो हालांकि 2-3 दिन बाद फिर ऐसी रिपोर्ट आई कि ये ओम फिर से प्रकट हो गया। अब अगला प्रश्न जो इस हफ्ते में चर्चा में रहा स्थान, वो था खुरपिया फार्म। ये कहाँ पर है? ये जनपद ऊधम सिंह नगर में है, और ये 2500 एकड़ में फैला हुआ एक फार्म है या एक क्षेत्र है, भूखंड है, और इसमें 5 राजस्व ग्राम शामिल हैं, जिसमें खुरपिया, देवरिया, बांदिया, गौरी कला, भूरा गोरी, ये सब गांव हैं जो राजस्व गांव हैं जो इसमें शामिल हैं। और ये चर्चा में क्यों हैं? क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट, हमारे जो देश की केंद्रीय कैबिनेट है, उसने 12 शहरों में 28,602 करोड़ रुपए की लागत से औद्योगिक स्मार्ट सिटी बनाने का निर्णय लिया है। उसमें आपका ये खुरपिया भी शामिल है। उत्तराखंड में एक स्थान पर इंडस्ट्रियल सिटी, स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी। वो इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी आपका कहाँ पर बनाई जाएगी? खुरपिया में, ऊधम सिंह नगर में। तो कुल 12 शहर हैं और 10 राज्य हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में 2-2 जगह पर स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी, इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, उत्तराखंड में, और बाकी सब राज्यों में एक। आपको सबका पढ़ने की जरूरत नहीं है, उत्तराखंड का याद करेंगे और यूपी का याद रख सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ गया, चूँकि इस बार आप देख रहे हो 1 से 7 सितंबर का हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, 1 से 7 तक, और इस दौरान आता है 5 सितंबर। 5 सितंबर आप जानते हैं शिक्षक दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है, और उत्तराखंड में इस दिवस पर शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया जाता है। तो ये शैलेश मटियानी पुरस्कार शिक्षकों को दिए जाने वाला उत्तराखंड सरकार द्वारा शैक्षिक पुरस्कार है। अब ये किन मानकों के आधार पर दिया जाता है? अगर कोई शिक्षक शैक्षिक अधिगम प्रक्रिया में कुछ नई चीज़ लाता है, विद्यालय में जो भी संसाधन हैं उनमें कुछ विकास करता है, जैसे कि विद्यालय में वृक्षारोपण ही कर दिया, विद्यालय में पुस्तकें दान प्राप्त कर लीं, बुक बैंक बनवा दिया, छात्र हित में कोई किए जाने वाला इनोवेटिव आइडिया, सामुदायिक सहभागिता में महत्वपूर्ण यानी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन किया किसी शिक्षक ने, इन सब की भूमिका इस तरह से काम करने वाले शिक्षक हों या प्रधानाध्यापक हों या प्रधानाचार्य हों, इनको ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है 5 सितंबर के अवसर पर। अब ये पुरस्कार कितने होते हैं? 3। ये जो पुरस्कार होते हैं वो माध्यमिक स्तर पर दिए जाते हैं 13, प्राथमिक स्तर पर 13, यानी प्रत्येक जनपद से एक व्यक्ति को, एक शिक्षक को ये पुरस्कार दिया जाता है, और संस्कृत विद्यालय के 2 व्यक्तियों को ये पुरस्कार, 2 शिक्षकों को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऐसे ही जो डाइट होती हैं वहाँ पर शिक्षक प्रशिक्षक होते हैं, उनमें से भी एक शिक्षक को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है, यानी प्रशिक्षक को, ट्रेनिंग देने वालों को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इस वर्ष आपका 19 शिक्षकों को पुरस्कार ये दिया गया है, क्योंकि इन मानकों पर जो भी आवेदन करना होता है, जिन्होंने आवेदन करते हैं उनके आवेदनों की जांच होती है और उसके बाद ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पुरस्कार के तहत 10,000 रुपये की राशि मिलती थी, इस वर्ष से ये राशि 20,000 करने की घोषणा की गई है। और इसके अलावा एक ये है कि शैलेश मटियानी जो ये पुरस्कार हैं ये किस वर्ष शुरू किए गए? तो वर्ष 2009 में ये शुरू किए गए। शैलेश मटियानी का मूल नाम जो है वो रमेश चंद्र मटियानी है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक मैंने तो नहीं देखा, शायद आया हो लेकिन मेरी नज़र में नहीं आया। तो रमेश चंद्र मटियानी शैलेश मटियानी जी का वास्तविक नाम था, इन्हीं के नाम पर ये शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और ये एक साहित्यकार थे, रचनाकार थे। ये आपका 14 अक्टूबर 1931 को जन्मे थे अल्मोड़ा में बाड़ेचीना गांव में। इनकी सबसे फेमस पुस्तक है बोरीवली से बोरीबंदर तक, कई बार पूछी जा चुकी है। इसके अलावा कबूतर खाना, हौलदार, चिट्ठी सैन, राष्ट्रीयता की चुनौतियाँ, किसे पता राष्ट्रीय शर्म का मतलब, ये कुछ महत्वपूर्ण इनके उपन्यास हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे उपन्यास और कहानियाँ हैं, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन सबको याद करना इम्पॉसिबल सी बात है, लेकिन ये मुख्य मेरे हिसाब से हैं जो आपका आ सकती हैं। इसके बाद अगला जो इस हफ्ते की प्रमुख न्यूज़ रही है वो महिला सारथी योजना। तो उत्तराखंड सरकार द्वारा ये योजना शुरू की गई है, और ये किन के लिए शुरू की गई है? जो उत्तराखंड में निवास कर रही हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर बालिकाएं और महिलाएं, उनको स्वरोजगार का अवसर देने के लिए ये योजना शुरू की गई है। ये योजना किस विभाग द्वारा शुरू की गई है? महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा। और इसमें पहले चरण में 4 जनपद सेलेक्ट किए गए हैं। ये चारों जनपद मैदानी या अर्ध मैदानी जनपद हैं, देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और आपका नैनीताल। तो इन 4 मैदानी जनपदों में या अर्ध मैदानी जनपदों में ये योजना शुरू की गई है। इस योजना में होगा क्या? इस योजना में एक ऑटो, स्कूटी या ई रिक्शा या कार खरीदने के लिए सरकार पैसा देगी, जिसमें से 50% तो सब्सिडी हो जाएगी और 50% का ऋण दिया जाएगा। तो ये महिलाओं को एक स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध कराने वाली योजना है, और ये महिलाएं खासकर बीपीएल होनी चाहिए, यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिलाएं होनी चाहिए। 50% सब्सिडी सरकार देगी और 50% लोन देगी। अब इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा आपका केंद्र सरकार का जो निर्भया फंड है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, एक बार एक दिल्ली में एक बहुत गंभीर घटना हुई थी, बलात्कार एक लड़की का हो गया था और पूरे दुनिया में उसकी चर्चा और पूरे भारत में
उसके विरुद्ध में आंदोलन हुए थे, तो उसे निर्भया नाम दिया गया था और सरकार ने उसके बाद एक निर्भया फंड बनाया था। अब ये निर्भया फंड से ही इस जो ये योजना है इसका पोषण यानी वित्त पोषण इस निर्भया फंड से ही किया जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे ये जो योजना है ये 4 जिलों में, जैसे मैंने बताया, देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर में शुरू की जाएगी और 200 महिलाओं को इस योजना से इस वर्ष लाभान्वित किया जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है उद्योग समागम कार्यक्रम। ये उद्योग समागम कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। इस कार्यक्रम को ईज़ ऑफ डूइंग कार्यक्रम के अंतर्गत, ईज़ ऑफ डूइंग कार्यक्रम क्या होता है? ये एक उद्योग स्थापना के लिए सरलीकरण कार्यक्रम है। यानी अगर आप उद्योगों को उत्तराखंड में स्थापित कर रहे हो तो आपको अलग अलग जगह से अनुमति, उद्योगों को स्थापित करने के लिए अलग अलग विभागों से अनुमति लेनी पड़ती है। जैसे राजस्व विभाग से अनुमति, जीएसटी विभाग से अनुमति, कृषि विभाग से अनुमति, तो बहुत सारे विभागों से, पॉल्यूशन के लिए अनुमति, तो बहुत सारे विभागों से अनुमति लेनी पड़ती है। तो इसके बचने के लिए अलग अलग लोग अलग अलग विंडो को खड़काएंगे। इससे बेहतर है कि एक ही विंडो पर उद्योगपतियों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जिससे कि प्रदेश में जो उद्योग स्थापना हो उसका जो प्रक्रिया है वो उसका सरलीकरण हो जाए। तो इस प्रक्रिया के सरलीकरण को ही ईज़ ऑफ डूइंग कार्यक्रम कहते हैं। और ये सिंगल विंडो सिस्टम होता है जहां एक ही विंडो पर सभी विभागों से जो जुड़ी हुई स्वीकृतियां हैं या लाइसेंसिंग है वो दे दी जाती है। तो इसमें उत्तराखंड को सिंगल विंडो सिस्टम में टॉप अचीवर श्रेणी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है और ये पुरस्कार 2022-23 के लिए प्रदान किया गया। नेक्स्ट आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन। तो ये आपका अभी प्रस्तावित है, पहली बार आपका ये सम्मेलन हो रहा है और ये सम्मेलन FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में ये होगा, लेकिन नवंबर में होगा। इसके बाद आप देखेंगे अगला जो चर्चित शहर है वो नैनीताल है। उत्तराखंड भूस्खलन शमन व प्रबंधन केंद्र ULMMC, उत्तराखंड लैंडस्लाइड मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर। जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि ये लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन को जांच करने का और उसको मैनेज करने का केंद्र है। तो ये जो ULMMC है ये नैनीताल शहर की भूगर्भीय जांच करेगा। जैसे आप समझ ही रहे हैं कि जोशीमठ में दरारें आ रही हैं, तो और नैनीताल भी खतरे के जद में आ रहा है भूस्खलन के, इसीलिए यहाँ इसकी जांच की जा रही है। नेक्स्ट लिखा है नैनीताल पहला पर्वतीय शहर होगा जहाँ सबसे पहले ये अध्ययन शुरू होगा। और ULMMC मैंने बता ही दिया, उत्तराखंड लैंड स्लाइड मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर है जो देहरादून में है और ये आपका उत्तराखंड सरकार द्वारा स्थापित केंद्र है। ये क्या काम करता है? भूस्खलन शमन यानी भूस्खलन को रोकने का और उसके प्रबंधन के लिए समाधान सुझाता है। तो ये एक केंद्र है जो देहरादून में स्थापित है। अब अगला जो एक बड़ा बर्निंग टॉपिक है UCC, उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता। ये चर्चा में क्यों आई है? क्योंकि अभी हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि इसको लागू किया जाएगा 9 नवंबर को, जिस दिन राज्य स्थापना दिवस होगा उस दिन लागू कर दिया जाएगा। और अगर ये लागू हो जाती है तो उत्तराखंड पहला राज्य होगा जो स्वतंत्र भारत के बाद, स्वतंत्रता के बाद UCC लागू करेगा। अभी UCC जो लागू है, समान नागरिक संहिता जो लागू है, गोवा में लागू है और जो पुर्तगालियों द्वारा एक कानून बनाया गया था तभी से वो चला रहा है, क्योंकि पहले गोवा में पुर्तगालियों का शासन था। अब इसके लिए अब यहाँ उत्तराखंड पर आ जाओ। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, ये आपका UCC की पहली जो एक कमेटी बनी थी UCC पर, उसकी आपका ये अध्यक्षा थी और इनकी अध्यक्षता में ही, रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में ही एक 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति UCC पर गठित की गई थी। इसके अन्य सदस्य भी याद रखने चाहिए, पूछे जा सकते हैं। प्रमोद कोहली जो न्यायाधीश हैं, शत्रुघ्न सिन्हा IAS, मनु गौड़ सामाजिक कार्यकर्ता, प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल
कुलपति दून विश्वविद्यालय, और अजय मिश्रा जो है वो सचिव। तो इन्होंने यूसीसी पर ड्राफ्ट दे दिया है और वो उसको राष्ट्रपति महोदय द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। अब अगर ये यूसीसी देखेंगे तो पहले इसकी महत्वपूर्ण तिथियों को भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसकी घोषणा 12 फरवरी 2022 को ही थी। तब चुनाव का टाइम था, उत्तराखंड में चुनाव हो रहे थे, इसीलिए ये तिथि इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये तिथि महत्वपूर्ण है। ये कब आपका 5 सदस्यीय समिति गठित की गई? 27 मई 2022 को। ड्राफ्ट आपका इस समिति ने कब दिया था? 2 फरवरी 2024 को। इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कैबिनेट से मंजूरी 4 फरवरी को। अगर आप क्रम में याद करना चाहो तो कर सकते हो। 2, फिर 4, फिर 6 तारीख में विधानसभा में प्रस्तुत कर दी गई थी। तो एक क्रम में ही है, तो आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। जो कमेटी ने ड्राफ्ट प्रस्तुत किया वो प्रस्तुत किया 2 फरवरी को। 4 फरवरी को क्या हुआ? कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। 6 फरवरी को विधानसभा में प्रस्तुत कर दिया गया और 7 फरवरी को विधानसभा से पारित कर दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, ये आपका आ सकती है। और इससे भी ज़्यादा हाईली इम्पोर्टेंट ये है जब राष्ट्रपति महोदय द्वारा स्वीकृति इसे प्रदान की गई थी। ये बिल हालांकि उत्तराखंड विधानसभा ने पास किया है, तो इसे राज्यपाल महोदय द्वारा स्वीकृति देनी चाहिए थी, लेकिन इसे स्वीकृति दी है राष्ट्रपति महोदय ने। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 200 अगर आप देखेंगे कोई भी आपका ऐसा विषय जिसमें कि संविधान के संबंध में कुछ विशेष परिवर्तन हो रहा हो, या ऐसा कोई प्रावधान राज्य कोई करे जिसमें कि विशेष महत्व का कोई हो, संविधान के लिए विशेष महत्व का हो, तो इस तरह से यहाँ पर राज्यपाल क्या करते हैं? अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हैं और जो विधेयक होता है उसे आरक्षित कर देते हैं राष्ट्रपति महोदय के लिए। तो चूँकि यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे जो विवाह से संबंधित हैं, जो क्या नाम कहते हैं, गोद लेने से संबंधित हैं, विवाह विच्छेद से संबंधित हैं, और इसी तरह से जो विरासत कानून है उनसे संबंधित है। प्रॉपर्टी का कैसे बंटवारा होगा, जैसे यूसीसी में क्या रखा है, स्त्री और पुरुष को बंटवारा बराबर का किया जाए। तो ये बहुत सारे प्रावधान हैं जो ऐसे हैं जो कि संविधान के अन्य प्रावधानों से या तो एक तरह से मेल खा रहे हैं या टकराव रख रहे हैं। तो इसीलिए राष्ट्रपति महोदय के पास ये चला गया। और ये कौन से अनुच्छेद के तहत जाता है? ये जाता है अनुच्छेद 201 के तहत। राज्यपाल महोदय, किसी भी राज्य के राज्यपाल महोदय जो होते हैं वो अनुच्छेद 201 के तहत कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर देते हैं। अब इस पर राष्ट्रपति महोदय की इच्छा है कि वो इसको स्वीकृति दें या ना दें, लेकिन इस विधेयक को राष्ट्रपति महोदय द्वारा स्वीकृति दे दी गई है 11 मार्च 2024 को। अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, यूसीसी क्या है। तो यूसीसी आपका है इसमें कुल 4 भाग हैं और 7 अनुसूचियां हैं। जैसे भारतीय संविधान के भाग होते हैं, भाग कितने भाग हैं और आपका कितनी अनुसूचियां हैं और आपका कितनी धाराएं हैं, ये आपने सुन रखा होगा। 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ। ऐसे ही यहाँ पर आपका जो है 4 भाग हैं, 7 अनुसूचियाँ हैं और 392 धाराएं हैं। तो इसमें ये भाग 1 है। भाग 1 का संबंध विवाह और विवाह विच्छेद से है। इसके बाद आप देखेंगे भाग 2 जो है वो किससे संबंधित है? तो भाग 2 आपका संबंधित है उत्तराधिकार कानूनों से, और इसमें अनुच्छेद 48 से धारा 48 से लेकर 377 तक है। फिर भाग 3 है और फिर भाग 4 है। तो भाग 3 सहवासी संबंध और भाग 4 विविध। तो ये आपका जो है संबंधित है। तो इस तरह से ये हमारे पास 4 आपका जो है भाग आपको इसमें दिए हैं। तो इसमें आपका जो है
4 भाग दिए हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। अनुसूचियाँ कितनी हैं? 7। और आपका अनुच्छेद कितने हैं? 392। तो ये आपको जो है थोड़ा सभी पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है। बस ये ध्यान कर लें कि भाग 1 का संबंध किससे है? विवाह और विवाह विच्छेद से। तो विवाह और विवाह विच्छेद को पंजीकरण करना होगा, ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपका आगे यहाँ मैंने कुछ अलग से आपको नीचे डिस्कस कर दिया है प्रमुख तथ्य में। तो एक तो यहाँ पर जो प्रमुख तथ्य हैं यूसीसी के, राज्य के जनजातीय समुदाय को छोड़कर ये सभी निवासियों पर लागू होता है, यानी एसटी पर ये हमारा जो यूसीसी है वो लागू नहीं होगा। इसके बाद विवाह का जो पंजीकरण है वो अनिवार्य है, 60 दिनों के अंतर्गत पंजीकरण करना होता है। अगर पंजीकरण नहीं करेंगे तो 10,000 रुपये का जुर्माना पड़ेगा। इसके अलावा पंजीकरण को, ये जो विवाह है इसे किसी भी तरीके से विघटित नहीं किया जा सकता, तो अदालत के आदेश के बिना, यानी कोर्ट के बगैर आपको इसको विवाह को विघटित नहीं करना है। और वन्य अन्यथा 3 साल की सजा है, यानी 3 तलाक यहाँ पर सीधा नहीं कहा गया है, लेकिन 3 तलाक पर रोक है। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप को भी पंजीकृत कराना होगा, और उसमें चाहे उत्तराखंड के वो निवासी हों या ना हों, अगर उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो उनको पंजीकृत कराना होगा ही होगा। और इसके अलावा अगर लिव इन रिलेशनशिप के बाद पुरुष महिला को छोड़ देता है तो महिला को भरण पोषण का अधिकार होगा, और ऐसे संबंधों से पैदा हुए बच्चे अवैध नहीं बल्कि वैध माने जाएंगे। इसके अलावा विधेयक की धारा 4 बहुविवाह, जो 3 या 4 या 2 या 3 विवाह कर लेते हैं, उस पर रोक लगा दी गई है। और आपका विरासत कानून में भी तब्दीली है, यानी पुत्र और पुत्री को समान संपत्ति अधिकार दिए गए हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 30(1) या धारा 30(1) में आपका जो हलाला का एक कंसेप्ट होता था मुस्लिम समुदाय में, उसके एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से रोक लगा दी गई। इन्होंने इस धारा में कहा है कि बिना किसी पूर्व शर्त के अगर कोई व्यक्ति ने आपका अपने पहले व्यक्ति को तलाक दे दिया, पति पत्नी में तलाक हो गया, अब ये पुनः शादी करना चाह रही है, तो मुस्लिम समुदाय में एक तीसरे व्यक्ति से शादी करनी पड़ती थी, जिसे हलाला सिस्टम कहा जाता था। इसमें यहाँ कह दिया गया है कि बिना किसी पूर्व शर्त के अपने तलाकशुदा जीवन साथी से पुनर्विवाह का अधिकार होगा। यानी आपका हलाला एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से, इसका नाम नहीं लिया गया, लेकिन ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से स्त्री किसी पुरुष से तलाक लेती है तो बिना किसी शर्त से वो पुनः उसी व्यक्ति से शादी कर सकती है जिस पति से उसने पहले तलाक लिया है। तो इस तरह से हलाला पर अप्रत्यक्ष रूप से रोक है। इसके अलावा तलाक की कार्रवाई के संबंध में व्यभिचार, क्रूरता, परित्याग, दूसरे धर्म में परिवर्तन, मानसिक विकार, ये सब परिस्थितियों में पुरुष और महिला तलाक ले सकते हैं। महिला को 2 परिस्थितियों में तलाक देने की विशेष व्यवस्था है। अगर उसका पति बलात्कार या किसी भी प्रकार के अप्राकृतिक यौन संबंधों का दोषी पाया जाए, तब यौन अपराध का दोषी पाया जाए, तब स्त्री तलाक ले सकती है। और यदि उसने 1 से अधिक पत्नियां हैं तो स्त्री तलाक ले सकती है। तो ये यूसीसी हुआ, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे फीचर्स बता दिए, सभी इम्पोर्टेंट है। अगला लास्ट टॉपिक है इसमें बुग्याल संरक्षण दिवस। बुग्याल संरक्षण दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। बुग्याल आप जानते ही हैं, अल्पाइन चरागाह भूमि है, यानी घास के मैदान हैं, और ये घास के मैदान को कहा जाता है प्रकृति का अपना उद्यान या पशु चारकों का स्वर्ग। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बुग्याल उत्तराखंड का बेदनी बुग्याल है, और बुग्यालों की भूमि आपका कहा जाता है उत्तर काशी को। तो ये दोनों ही अच्छे क्वेश्चन हैं। ये आज का हमारा उत्तराखंड का करंट अफेयर हुआ। उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा है तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद।